तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे स्ट्रिंग चैप्टर के स्ट्रिंग फंक्शंस का अगला मेथड, दैट इज सब स्ट्रिंग। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में देख लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग्स के बारे में हमने उसका यूज़ और उसका सिंटैक्स, उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी किया है। साथ ही साथ कैरेक्टर से रिलेटेड भी कुछ फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया है ऑलरेडी इसके पिछले वीडियो में। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएगा। काइंडली आप उन वीडियोस को पहले देख लें ताकि आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड जो बेसिक आइडिया है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप आज का वीडियो देखें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले मेथड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मेथड का नाम है सब स्ट्रिंग। तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर मेथड और फंक्शन डिफरेंट चीज़ होता है क्या। मैं आपको बता दूं, मेथड बोलो या फंक्शन बोलो बात बराबर है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन या सब स्ट्रिंग नाम का मेथड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, जिसका यूज़ हम लोग बहुत सारे जगहों पर करते हैं और हम जो इसके रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग्स करेंगे डेफिनेटली उसमें इसका यूज़ आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए समझते हैं कि ये सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके पास जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग को पार्ट में बांट देता है। यानी आपके पास जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग के एक छोटे से टुकड़े को अलग कर देता है। कैसे, चलिए देखते हैं उसका एग्जाम्पल। लेकिन उसके पहले जान लें कि सब स्ट्रिंग एक ऐसा मेथड है जो कि बेसिकली आपका एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जान लेंगे कि सब स्ट्रिंग का सिंटैक्स कैसा होता है और इसका यूज़ जो है उसको हम एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल मैंने उसका यूज़ आपको बताने का कोशिश तो किया, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका यूज़ समझ में ना आया होगा, बट निश्चिंत रहें, एग्जाम्पल्स देखेंगे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है। सिंस ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए इसका जो रिटर्निंग डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा और उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम जिसमें आप अपने रिजल्ट को स्टोर करोगे इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि जो स्ट्रिंग का आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और डॉट सब स्ट्रिंग दैट इज आवर फंक्शन नेम, एंड उसके अंदर में हमें लिखना होता है इंडेक्स। ये इंडेक्स का क्या रोल है इसे हम समझेंगे थोड़ी देर में। और सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है जहां हमारे पास एक वेरिएबल है s और इस वेरिएबल के अंदर में हमने एक डेटा को स्टोर किया है। डेटा हमारा है कंप्यूटर, बेसिकली इट इज़ द स्ट्रिंग डेटा। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि कोई भी स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग करते हैं इंडेक्सिंग, यानी शुरू करते हैं उसको नंबरिंग करना 0 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इसमें हम लोगों का जो इंडेक्सिंग हुआ वो 7 तक हुआ। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका लेंथ कितना होगा तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली लेंथ जो होता है उसके इंडेक्स से एक ज़्यादा, यानी कि इसका लेंथ होगा 8। अब हम बात करते हैं इस सब स्ट्रिंग का यूज़ कैसे करेंगे इस स्ट्रिंग के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम अपने रिटर्निंग डेटा टाइप लिख दिया, उसके बाद मैंने वेरिएबल लिखा जिसके अंदर मैं रिजल्ट को स्टोर करूंगा इज इक्वल टू एस, जो कि मेरा ये वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा डेटा स्टोर है, डॉट सब स्ट्रिंग दैट इज आवर फंक्शन, और उसके अंदर में मैंने इंडेक्स वैल्यू लिखा है। दैट इज इंडेक्स मतलब हमारा जो हमको इंडेक्स चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिखा है 3। क्या मतलब है इसका? मैंने जो सब स्ट्रिंग के बाद ये इंडेक्स लिखा, इसका मतलब क्या है और आखिर ये सब स्ट्रिंग करता क्या है? हमने सीखा कि सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करता है, स्ट्रिंग के एक छोटे से पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, अलग करता है, लेकिन किस तरह से? तो हमारे पास दो सवाल हैं कि सब स्ट्रिंग करता क्या है और वहाँ पर ये जो इंडेक्स है उसका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंडेक्स क्यों है यहाँ पर, उसके बाद हम समझेंगे कि सब स्ट्रिंग का यूज़ क्या है। ये जो इंडेक्स हमारे पास है 3, वो कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर ये है वो इंडेक्स। इस इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है? तो इस इंडेक्स पर प्रेजेंट है p। तो इस
थर्ड नंबर इंडेक्स के बाद जितने भी आपके इंडेक्सिंग हुए हैं, जितने भी आपको नंबरिंग मिला है, ये सारे नंबर पर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो सारा कैरेक्टर आपका इस p नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो जाएगा अलग हो करके। ये जो सब स्ट्रिंग है ये बेसिकली अलग करता है, एक बड़े से स्ट्रिंग को एक छोटे टुकड़े में अलग करता है। और ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स इस फंक्शन को ये बता रहा है कि आपको मेरे मेन जो स्ट्रिंग है उसमें से कितने सारे कैरेक्टर को अलग करना है, यानी कि कहां से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। अगर मेरे पास मेरा डेटा है कि ये कंप्यूटर, तो सब स्ट्रिंग क्या करेगा, सब स्ट्रिंग इसके टुकड़े करेगा, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट या टुकड़ा या पार्ट वाइज में डिवाइड कैसे करेगा, तो उसके लिए उसे एक इंस्ट्रक्शन चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शन देता कौन है, वो इंस्ट्रक्शन देता है ये इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो इस सब स्ट्रिंग मेथड को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप 0 1 2 3 4 5 6 7 आप थर्ड नंबर इंडेक्स से जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब को आप अलग कर दो। यानी कि जो इंडेक्स है वहां से हमको एक्सट्रैक्शन का काम शुरू करना है, और जितने भी लास्ट तक आपको कैरेक्टर मिलते जाएंगे, यानी कि आपको इस P के अंदर में क्या स्टोर होगा, तो इस P के अंदर में स्टोर होगा PUTER। ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है ये आपका स्टोर हो जाएगा इस P नाम के वेरिएबल के अंदर में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मान ले कि इसी स्ट्रिंग के अंदर हम चाहते हैं लिखना कि स्ट्रिंग P इज इक्वल टू S डॉट सब स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, मान लीजिए लिख दिए हैं 4, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इंडेक्स नंबर 4 है उसको पहले खोजेंगे हम लोग। तो सर यहाँ इंडेक्स नंबर 4 है और यहाँ से जितने भी आपके कैरेक्टर्स लास्ट तक होंगे सब कहाँ स्टोर हो जाएगा, P के अंदर में। तो 4 नंबर में क्या है, U है, फिर क्या है, T है, फिर क्या है, E है, फिर क्या है, R है। तो इस P के अंदर में क्या स्टोर हो गया, UTER। तो सब स्ट्रिंग बड़े से स्ट्रिंग को टुकड़ा करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और ये जो इंडेक्स है वो उस सब स्ट्रिंग को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है वो कहाँ से करना है। ऑल राइट, वेरी गुड। अगर सपोज कर लें कि यहाँ पर 4 ना हो करके यहाँ पर आपका रहेगा 6, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो 6 ऑब्वियस सी बात यहाँ है, तो इसके बाद 2 कैरेक्टर है, तो वो 2 कैरेक्टर जो है वो आपका स्टोर हो जाएगा P के अंदर में। ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन था कि इसके अंदर में क्या स्टोर होने वाला है P के अंदर में, जो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम देखने वाले एक और एग्जांपल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, सब स्ट्रिंग को हम एक तरह से यहाँ यूज़ करते हैं। ये मेरा सपोज कर लो कि ये मेरा टाइप 1 है, यूज़ करने का ये मेरा टाइप 1 है, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये मेरे उसी सब स्ट्रिंग को यूज़ करने का टाइप 2 है। तो इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, दोनों में मेरा डिफरेंसेस क्या क्या है उसे भी समझेंगे। देखो, तो यहाँ पर मैंने वही सेम एग्जांपल लिया है, वही सेम मेरे पास स्ट्रिंग है, और इसे सबसे पहले हम लोग इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जहाँ मेरे पास एक इंडेक्स था, अब यहाँ पर मेरे पास 2 इंडेक्स है, 3, 6। बाकी सारा काम सेम है, बाकी सारा स्ट्रिंग P इक्वल टू S डॉट सब स्ट्रिंग सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है यहाँ पर एक इंडेक्स था, यहाँ पर हमारे पास 2 इंडिसेस हैं। तो अब सवाल आता है कि सर 2 इंडेक्स हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो देखें, हम जब इसको अकेला रखे थे 3 को, तो क्या था कि जहाँ आपको इंडेक्स मिला उसके बाद से सारे कैरेक्टर को आपको प्रिंट कर देना है, लेकिन उसके बाद मुझे तो एक और मिल गया यहाँ पर इंडेक्स। अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर में जो है उसे लेना है, यानी कि थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में सर P है, तो P को लीजिए। 6 नंबर जो आपको लिखा हुआ है इससे एक कम, इससे एक कम मतलब 6 से एक कम कितना होता है 5,
तो 5 में कौन सा कैरेक्टर है, तो 5 में टी है सर, तो यानी कि आपका PUT ये तीनों जो है ये P के अंदर में स्टोर हो जाएगा। यानी कि पहला वाला जो आपका इंडेक्स होगा उसमें जो कैरेक्टर है उसे लेना है, लेकिन लास्ट में जो आपका इंडेक्स है उसके एक कम करना है और उस एक कम करने के बाद जो आपका कैरेक्टर मिलेगा उसे लेना है। यानी कि इसे अगर हम ऐसा देखें कुछ ऐसे, तो यहाँ हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, पहला इंडेक्स हमारा 3 है तो 3 में हमारा क्या है, P है, ये आपको लेना है। 6, तो 6 से एक कम करो कितना होगा, 5। 5 नंबर कहाँ है, 5 नंबर ये है, इसमें कौन सा कैरेक्टर है, T है, तो आपको P लेना है, U लेना है और T लेना है, तो आपको PUT प्रिंट कर देना है। तो इसका मतलब P के अंदर में क्या स्टोर हो जाएगा, PUT। सपोज कर लिया जाए कि यहाँ आपका लिखा रहता S डॉट सब स्ट्रिंग 2,4, तो क्या करते हैं हम लोग, तो पहला जो इंडेक्स है उसे लेना है, तो पहला इंडेक्स में 2 है, 2 में क्या स्टोर है, तो 2 में स्टोर है M, तो आपको M को लेना पड़ता, और लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 से एक कम करेंगे तो कितना होगा 3, तो 3 में क्या स्टोर है, तो 3 में P स्टोर है, तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता है MP। एज सिंपल एज इट इज़, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सपोज कर ले आपका ऐसा लिखा रहेगा कि S डॉट सब स्ट्रिंग 5,6, ऐसा अगर लिखा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला वाला जो इंडेक्स है उसे तो लेना है, तो उसमें क्या स्टोर है, तो पहला आपका 5 है, 5 में T स्टोर है, तो आपको T लेना है। लास्ट में क्या है भाई, तो 6 है सर, 6 से एक कम करेंगे कितना होगा 5, तो 5 में क्या है, तो सर 5 में तो T ही है, तो इसका मतलब एक ही कैरेक्टर आएगा। समझ में आ रहा बात, बहुत आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम रहे फिर भी तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपको इसे समझाने का डेफिनेटली कोशिश करूँगा, या आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, दैट इज इक्वल्स। इक्वल्स नाम से काफ़ी क्लियर है कि इसमें हम लोग कुछ इक्वालिटी को चेक करने वाला काम करेंगे डेफिनेटली। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसमें करते क्या है कि हम 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को चेक करते हैं कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं है, यानी कि वो इक्वल है कि नहीं। 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को हम लोग कंपेयर करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है कि नहीं है। यानी कि इसमें आपका चेक करने वाला काम है, लॉजिकल काम है, तो डेफिनेटली आपका या तो रिजल्ट इक्वल हुआ तो ट्रू होगा, और अगर आपका रिजल्ट इक्वल नहीं हुआ 2 अलग अलग स्ट्रिंग तो आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका मतलब ट्रू या फॉल्स रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बूलियन टाइप के वैल्यूज़ को समझते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब आपका इक्वल्स नाम का मेथड जो है ये हमेशा आपको एक बूलियन टाइप का ही रिजल्ट रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसका सिंटैक्स कुछ हो जाएगा ऐसा कि बूलियन वेरिएबल नेम जिसमें आप अपने रिजल्ट को स्टोर करोगे, या तो ट्रू को या तो फॉल्स को, फिर स्ट्रिंग वेरिएबल 1, यहाँ पर आपका 2 स्ट्रिंग है, देखिए आप कंपेयर कर रहे हो 2 स्ट्रिंग को, इसलिए आपका यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रिंग वेरिएबल 1 डॉट फिर आपका मेथड का नाम, फिर स्ट्रिंग वेरिएबल 2, यानी कि पहले आपको फर्स्ट वेरिएबल लिखना होगा, फिर डॉट इक्वल्स जो आपका मेथड है, फिर आपको सेकंड वेरिएबल लिखना होगा। इसका एग्जांपल कैसा होता है सर, देखिए एग्जांपल ऐसा होता है जहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया S1 इज इक्वल टू, मैंने डेटा लिख दिया कंप्यूटर, एक वेरिएबल लिया S2 और डेटा लिख दिया साइंस, और मैं बूलियन जो मेरा रिटर्न टाइप है P जो कि मेरा वेरिएबल है इक्वल टू S1 जो कि मेरा पहला स्ट्रिंग हो गया, डॉट इक्वल्स फिर S2 जो कि मेरा सेकंड स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। अब मुझे आप बताएं कि S1 के अंदर में कंप्यूटर है और S2 के अंदर में साइंस है, क्या दोनों सेम है? देख करके समझ सकते हैं कि दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो कैरेक्टर है C, वो जैसे ही कंपेयर किया जाएगा दूसरे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर के साथ जो कि S है, तो पहले कैरेक्टर इसमें C है, इसमें S है, तो यहीं पर आपका मिसमैच हो रहा है, जिसके चलते क्या होगा, आपका जो P के अंदर में रिजल्ट स्टोर होने वाला है वो स्टोर होने वाला है फॉल्स। डेफिनेटली P के अंदर में आपका फॉल्स रिजल्ट स्टोर होगा। ऑल राइट, चलिए
अब अगला मेथड हमारे पास है इक्वल्स इग्नोर केस, जो कि बिल्कुल अपने पुराने वाले मेथड जैसा ही है, लेकिन इसमें एक नया टर्म ऐड हो गया है, इग्नोर केस। यानी अगर इक्वल्स नाम का मेथड आप जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, उसमें आप सपोज कर लें कि S1 इक्वल टू आप लिखते हो कंप्यूटर कैपिटल लेटर में, और आप लिखते हो ऐसा S2 इक्वल टू लिखते हो स्मॉल लेटर में कंप्यूटर, ठीक है, और आप ऐसा चेक करते हो कि S1 डॉट इक्वल्स S2, तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? S1 के अंदर में कंप्यूटर है, S2 के अंदर में भी कंप्यूटर है, तो क्या S1 डॉट इक्वल्स S2 होता? बिल्कुल नहीं होता। यहाँ आपका रिजल्ट फिर भी फॉल्स आता, क्योंकि आपका जो ये S1 में कंप्यूटर स्टोर है, ये इसका हर एक कैरेक्टर अपर केस में है, इसका हर एक कैरेक्टर अपर केस में है, और S2 में जो हर एक कैरेक्टर है वो लोअर केस में है। तो इसीलिए इक्वल्स नाम का जो मेथड था आपका, वो केस सेंसिटिव था, वो केस सेंसिटिव था कि उसमें आपका दोनों स्ट्रिंग में केसेस सेम होने चाहिए, तब जा करके। अगर आपका यहाँ पर दोनों में सेम स्ट्रिंग है, फिर भी दोनों सेम नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों के जो केसेस हैं वो अलग अलग हैं, पहला अपर केस में है, दूसरा लोअर केस में है। लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस जो मेथड है, ये बिल्कुल अपने पुराने मेथड का अपोजिट है। यानी इसमें जो आपका मेथड का यूज़ है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी हम दो ही स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं, लेकिन उसके केस को इग्नोर करते हुए। यानी कि उसमें आपका पहला अगर स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में है, दूसरा स्ट्रिंग अगर स्मॉल लेटर में है, लेकिन दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। देखेंगे इसका एग्जांपल, लेकिन उसके पहले समझ लें कि इक्वल इग्नोर केस जो है, ये भी एक बूलियन टाइप का वैल्यू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लॉजिकल चेक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका ट्रू या तो फॉल्स यही रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए इसका जो डेटा टाइप होगा रिटर्न करने के लिए वो आपका बूलियन टाइप का होगा। सिंटैक्स भी आपको आता ही है कैसा करना है, बूलियन, फिर आपका वेरिएबल नेम, एंड उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल 1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, जो कि मेरे मेथड का नाम है, और फिर स्ट्रिंग वेरिएबल 2 जिसमें मेरा सेकंड स्ट्रिंग स्टोर है। सपोज मेरा एग्जांपल ये है जहाँ पर स्ट्रिंग S1 में मेरा कंप्यूटर स्टोर है, कैपिटल लेटर में, सब ये सारे कैपिटल लेटर में है, यानी कि ये सारे अपर केस में है, और S2 नाम का वेरिएबल के अंदर में भी कंप्यूटर स्टोर है, लेकिन ये सारे लोअर केस में है, और बूलियन p इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S2 अगर लिखते हैं तो मेरा रिजल्ट जो है p के अंदर में क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस को यूज़ किए हैं। इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है कि दो अलग अलग स्ट्रिंग के केसेस अपर में रहे लोअर में रहे उसको इग्नोर करता है, बस ये चेक करता है कि दोनों में जो आपका स्ट्रिंग है वो सेम है कि नहीं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। डेफिनेटली इसके अंदर में आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू स्टोर होने वाला है। तो आज की वीडियो का बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और कुछ नए मैथड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।